गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक है, 10th के बोर्ड के पेपर के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चैप्टर हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, जो मेन टॉपिक है बोर्ड के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता है कि सबसे पहले हम करंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और करंट किसे कहते हैं? करंट आपके पास बाय डेफिनेशन Q अपॉन T है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो एक तो आपके पास ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अगर यहां से आपको Q निकालना है तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT। यूनिट सबकी याद रखनी है। Q आपके पास क्या है? चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, कैपिटल C से लिखते हैं। I आपके पास करंट है और करंट की SI यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, यूनिट होगी आपके पास एम्पियर। मैंने यहाँ पे Q देखा है, Q आपके पास क्या था? चार्ज, जिसकी यूनिट थी कूलम। और T आपके पास, आपको पता है, टाइम है, और टाइम की SI यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे Q के बारे में, चार्ज आपके पास हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NAE, यानी टोटल चार्ज जब भी किसी बॉडी पे होगा वो E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एक ये फॉर्मूला आपके पास हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे Q तो आपको पता है चार्ज है, N यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो सकती है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और E आपके पास, E यहाँ पे है एलिमेंट्री चार्ज। E आपको पता है एलिमेंट्री चार्ज होता है, और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁹ -19 कूलम। E की वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, यहाँ से एक बहुत जनरल क्वेश्चन आता है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge। ये आपके पास टॉपिक है। तो 1 कूलम चार्ज आपको पता है, कैसे निकालोगे? N इज इक्वल टू, यहाँ से निकाल लेते हैं Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1 कूलम है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इससे ऊपर ले जाओ तो 10⁻⁻19 को ऊपर ले गया, 10⁻+19 हो गया। यहाँ था 1 अपॉन में 1.6, डेसिमल हटाने के लिए 0 लगा दी। ठीक है, तो आपके पास हो गया था ये 10/16 इंटू 10⁻+19। इसे अब जब यहाँ पे डिवाइड करते हो तो ये आता है आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, सॉरी, पर कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, एक तो ये आपके पास टॉपिक, ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से है। ठीक है, एल्जेब्रिक एडिशन होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेन प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक हो गया हमारे पास, एक फॉर्मूला। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आपको पता है कि क्वेश्चंस में जो बनता है ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमारे पास ओम्स लॉ है, यहाँ पे मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ओम्स लॉ आपके पास क्या है? ओम्स लॉ में हम पढ़ते थे I इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, आपके पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? आपके पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टेटमेंट जरूर याद रखनी है। 2-3 ही लॉ हैं जो आपको याद रखने हैं फिजिक्स के पेपर के लिए। ठीक है, उनमें से एक आपके पास ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में आपके पास क्या क्या स्टेटमेंट है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing through a conductor, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। कौन सा potential difference? between its
टू एंड्स, किसी भी कंडक्टर में दो एंड्स के बीच जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतना ज्यादा होगा। इन शॉर्ट ये है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे रख दिया है यहाँ पे, तो यहाँ दैट इज इसी को लिखा था मैंने I इज प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन जब इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते इसे मैं उल्टा करके लिख देता हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ये क्या आ जाएगा RI, ये ओम्स लॉ ही सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, R आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, R यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी, R आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कॉल्ड रेजिस्टेंस, कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। मेन बात जो हमें इससे अलग अब यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है वो बातें हैं मेन हमारे पास क्या होगा। पहली बात यहाँ पे R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ना तो ये I पे डिपेंड करता है ना V पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल R is independent of V and I, कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो इक्वेशन की बाकी टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए R भी आपका V और I पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब V को चेंज करने से या फिर I को चेंज करने से आपका R चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो R इंडिपेंडेंट है V एंड I पे। R किस पे डिपेंड करेगा वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी इसमें और चीजों को देख लेते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे V है, V आपके पास क्या है पोटेंशियल, याद रखना पोटेंशियल भी किसी भी कंडक्टर में V आपका R और I पे डिपेंड नहीं करता है। V इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ R एंड I, ठीक है। दैट इज आप रेजिस्टेंस बढ़ाने से पोटेंशियल को कम ज्यादा नहीं कर सकते या करंट को कम ज्यादा करने से पोटेंशियल कम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ना तो V डिपेंड करता है R और I पे, ना R डिपेंड करता है V और I पे। दैट इज दोनों ही I पे डिपेंड भी नहीं करते, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करते। अब बचा यहाँ पे I है, I डिपेंड करता है आपके पास, I डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करेगा, I इज प्रोपोर्शनल टू V, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये तो ओम्स लॉ खुद ही कह रही थी। यानी पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल को कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे मैं पोटेंशियल अगर कांस्टेंट मान लूं तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट। दैट इज अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो करंट डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। यानी आपका जो करंट है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज ओम्स लॉ में जो करंट है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, बाकी ये दोनों करंट पे डिपेंड नहीं करते। मींस आपका अगर इनके बीच में ग्राफ बनाना चाहोगे तो ग्राफ से डिनोट करना चाहो तो V और I के बीच में अगर ग्राफ बनाओगे तो एक तो x एक्सिस पे V को लोगे, ठीक है, ये आपकी y एक्सिस पे I को ले लिया, इनका ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और इसका जो स्लोप होगा दैट इज स्लोप ऑफ VI ग्राफ is equal to 1 upon R, that is रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। और स्लोप आपको पता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, या फिर आप स्लोप को tan थीटा से भी निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है तो tan थीटा भी स्लोप देता है। याद रखना ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज इक्वल टू 1 अपॉन R होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। याद रहे VI ग्राफ है यानी x एक्सिस पे V है और y एक्सिस पे I है। अगर ग्राफ को पेपर में उल्टा दे दिया, यहाँ V लिख दिया यहाँ I लिख दिया तो यहाँ रेसिप्रोकल हट जाएगा, डायरेक्ट इक्वल टू R आ जाएगा, ठीक है। VI ग्राफ का स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे दूसरा ग्राफ बनाना चाहें, एक ग्राफ आपके पास ये भी बन सकता है, ये फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, ऐसे। अगर ये R है और ये I है, R और I का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। V और I का ग्राफ ये होगा, R और I का ग्राफ ये होगा। इस ग्राफ में आपको ये ग्राफ जनरली पूछा नहीं जाता है, ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है V और I का बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है इसका जो स्लोप होगा वो 1/r के इक्वल होगा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ये हमारा ओम्स लॉ का टॉपिक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे अगर फॉर्मूले हम लिखना चाहें तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हो चुके हैं अब तक। कौन सा फॉर्मूला था? पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू NE। दूसरा फॉर्मूला आपने I इज इक्वल टू लिखा Q अपॉन T, और तीसरा फॉर्मूला आपने ओम्स लॉ से लिखा V इज इक्वल टू RI, ठीक है। और आपके बाद इसके बाद हमने और एक रिलेशन लिखा है, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये रिलेशन हमने ओम्स लॉ से निकाली है, ओम्स लॉ से ये चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। स्लोप की बात भी करी यहाँ पे, दैट इज आप ये कहेंगे स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज इक्वल टू 1/r। ये हो गया। इसको अगर मैं 5वां फॉर्मूला दे दूं, वरना ये 1 है। ये हो गया आपके पास। यहां से आपको क्या निकालना है? देखो Q निकालना है, अगर आपको क्या चीज क्या याद रखनी है, अगर आपको N निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला Q होगा, हमेशा Q इक्वल टू NE से ही निकलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी पूछे जाए तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। कई बार हमें करंट पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो हम इस फॉर्मूले से Q निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो I निकलेगा, ठीक है। यानी आपको करंट दे रखा है, ठीक है, आपको अगर करंट दे रखा है तो आप इस फॉर्मूले से करोगे। 1 मिनट, ठीक है। तो हमारे पास एक तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं हमें, इसमें याद रखना है अगर I दे रखा है तो इस फॉर्मूले से Q निकलेगा, अगर N दे रखा है तो इस फॉर्मूले से Q निकलेगा। अब तीसरा फॉर्मूला रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस में हम ओम्स लॉ में लिखते हैं, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू RI है, तो यहाँ से R अगर निकालना चाहूँ तो V अपॉन I होगा। यानी रेजिस्टेंस का जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर पोटेंशियल और करंट दे रखा है तो रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है आपको पोटेंशियल दे रखा हो, अगर पोटेंशियल ना दे रखा हो तो करंट निकालने के, रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको लिए दूसरा फॉर्मूला होगा। वो दूसरा फॉर्मूला कहाँ से निकालूंगा मैं? देखो हमने यहाँ पे देखा है रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, ओम्स लॉ में लिखा था। देखो ये रिलेशन देखो, आपने यहाँ पे ये रिलेशन लिखी है, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, यानी रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो किसी पे डिपेंड करता होगा, किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, L मींस लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, A मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसे बोलते हैं? ये वायर की थिकनेस है, जिस भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी थिकनेस ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। वायर आपका सर्कुलर होता है तो इन जनरल A का फॉर्मूला होगा πr², क्योंकि वायर सर्कुलर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो इन दोनों को अगर तुम कंबाइन कर दो तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू होगा L अपॉन A। फिर से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के R इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू L अपॉन A। रो यहाँ पे रजिस्टिविटी है, रो यहाँ पे है रजिस्टिविटी, ठीक है।
रजिस्टिविटी मटेरियल की होती है तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो यहां से आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर एक एल पे डिपेंड कर रहा है तो लेंथ पे डिपेंड करता है। नंबर दो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो थिकनेस पे डिपेंड करता है। और तीसरा आपका रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी किसकी होती है, मटेरियल, तो ये होगा मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर मटेरियल ऑफ कंडक्टर जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर ये चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो चौथी चीज हम लिखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है, यहां से हमने लिखा है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना लंबा वायर होगा जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरा लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होता चला जाएगा, वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता चला जाएगा। तीसरी चीज हमने कहा है मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल में डायरेक्टली या इनवर्सली तो बोल नहीं सकते, तो कैसे कहेंगे, हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग होती है इसलिए रेजिस्टेंस भी अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर का वायर है तो अलग रेजिस्टेंस होगा, एल्यूमिनियम का वायर है अलग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। गोल्ड का वायर बना दो अलग रेजिस्टेंस होगा, सिल्वर का वायर अलग रेजिस्टेंस होगा, किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। कैसे कह सकते हो, रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब चौथी चीज है आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के फॉर सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो आपके पास कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इस रिलेशन से देखो करंट कम हो जाएगा, यानी कोई भी कंडक्टर अगर हीट हो जाता है तो उसमें करंट फ्लो कम होगा। दूसरा सेमीकंडक्टर में देखें, टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर में करंट इंक्रीज होता है और कंडक्टर के अंदर करंट डिक्रीज होता है, ठीक है। ये करंट और आपके पास दोनों का रिलेशन आ गया, करंट का भी और रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। इसमें रेजिस्टिविटी याद रखना, रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की होती है, तो रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना रेजिस्टिविटी आपकी एरिया पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, बट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस आपका इन चार चीजों पे डिपेंड करता है, करंट आपका V और R पे डिपेंड करता है। V आपका बैटरी का होता है, बैटरी का पोटेंशियल है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसी रेजिस्टेंस भी यहाँ पे V और I पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारी टर्म्स हो गई। एक और चीज है जो पेपर में मिलती है जो आपके पास ये है रेजिस्टिविटी, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की जगह स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी लिखा मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा यूनिट की बात करता हूँ, लेंथ की आपको पता है यूनिट मीटर होती है, और एरिया भी आपको पता है, एरिया की यूनिट मीटर का स्क्वायर हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में दे रखा है तो मीटर में निकालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा यूनिट में। दूसरा आपके पास रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और इसे लिखते हैं ऐसे ओम, ठीक है, ये ओम का सिंबल है। तीसरा आपका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है आपके पास ओम मीटर, अगर लिखना है तो इसे ओम और ये बीच में डैश लगा के मीटर लिखना है, एम आगे भूल के भी मत लिख देना, मिली ओम बन जाएगा ना, ठीक है, ओम डैश लगा के मीटर, ऐसे लिखते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट को, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो मैं बिना लिखे बताता हूँ, डिफाइन कैसे करोगे, ओम्स लॉ से डिफाइन कर दो, यहाँ से रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, रेजिस्टेंस विद पोटेंशियल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, या प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड
रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होगी फिर? रेजिस्टिविटी को देखो, ये फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए था। अगर A को 1 मीटर स्क्वायर लिख दूं, L को 1 मीटर लिख दूं, तो ये क्या आ जाएगा? रो इज इक्वल टू R आ जाएगा। दैट इज रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट इज अगर कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ है उसकी ये है 1 मीटर, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगी इस मटेरियल की। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा ओम्स लॉ का टॉपिक था। ठीक है, इससे बाहर इसमें को आपके पास क्वेश्चन नहीं बनता रेजिस्टेंस के बारे में। इससे अलग जो क्वेश्चन बनता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से बनता है। और अगर रेजिस्टेंस को आप कंबाइन करोगे तो रेजिस्टेंस दो तरह से आपको कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं इसे रेज करके। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, चार टर्म है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ रेजिस्टिविटी एंड दैट इज मटेरियल एंड टेम्परेचर। इन चार चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और जिस पे डिपेंड नहीं करता वो क्या है? V एंड I पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे अगला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ, ये तो ओम्स लॉ था, अगर पांचवा फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो R इज इक्वल टू है रो इंटू एल अपॉन ए। फॉर्मूले याद रखना, काउंट करते रहना। पांचवा फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस को कंबाइन करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का आप दो तरह से कर सकते हो, एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ऐसे कनेक्ट कर दो, देख के नहीं पता चलता है, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है ऐसे। ठीक है, एरो लगानी आती है कई बार करंट के डायरेक्शन की, तो याद रखना है बड़े वाला डंडा पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटे वाला डंडा नेगेटिव टर्मिनल है और बड़े से एरो बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर करंट I जा रहा है तो वही I यहां से ये R1, ये R2 और ये R3, तीनों में से वही I पास होगा, तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस जितने भी लगे उनमें से सेम करंट फ्लो होगा तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, इन तीनों में से यही सेम करंट फ्लो हो रहा है। सर्किट कंप्लीट के लिए याद रखना, जितना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रहा है उतना ही नेगेटिव पे आना चाहिए। यहाँ से I गया, वापस घूम के यहाँ I वापस आ जाएगा तो सर्किट कंप्लीट। और इन तीनों में से सेम ही करंट फ्लो किया। सेम का मतलब इक्वल वैल्यू नहीं होता है, सेम का मतलब है जो गया है, जो इसमें से गया है वही करंट इसमें से पास हो, दैट इज कॉल्ड सेम करंट। ठीक है, सेम का मतलब ये नहीं इसमें से भी 2 एम्पियर है, इसमें से भी 2 एम्पियर है तो हम 2 सेम कह देंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई और 2 एम्पियर है, इसमें कोई और 2 एम्पियर है तो फिर वो सेम नहीं है। जो इसमें से निकल के सीधा इसमें जा रहा है वो सेम करंट है। दोनों में अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है या तीनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो ये हम कहेंगे तीनों सीरीज में है। तो हम अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन है तो फॉर्मूला बनता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मीन्स अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइन है तो उनका रेजिस्टेंस को आपको सीधे ऐड करना है। और अगर कंबाइन आपने ऐसे किया है, ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, और यहाँ पे लगाई बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से I करंट गया, यहाँ तक I पहुंचा। अब यहाँ पे देखो 3 रास्ते बन गए, ये I 3 हिस्सों में बट गया, I1 ऊपर, I2 इसमें और I3 इसमें। ये रेजिस्टेंस था R1, ये रेजिस्टेंस था R2, ये रेजिस्टेंस था R3। I1, I2, I3 यहाँ आके वापस जुड़ जाएगा तो यहाँ वापस I आ गया, तो वापस I यहाँ पहुंच गया, सर्किट तो कंप्लीट हो गई। बट चेंज क्या आया है?
इसमें तीनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जो करंट इसमें से पास हो रहा है वो वाला इसमें नहीं आ रहा, जो इसमें से पास हो रहा है वो इसमें नहीं आ रहा, तीनों में जो करंट पास हो रहा है दैट करंट इज डिफरेंट, मे बी देयर वैल्यू विल बी सेम, तीनों अगर रेजिस्टेंस बराबर के होंगे तो तीनों में करंट की वैल्यू इक्वल होगी, बट सेम वाला करंट नहीं होगा, इसका अलग करंट होगा, इसका अलग और इसका अलग। अगर करंट सेम फ्लो भी करंट अगर डिफरेंट फ्लो कर रहा है, अगर अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है तो फिर इसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये ऊपर वाला था सीरीज, ये वाला हो जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालते हैं 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दे रखा है सीरीज पैरेलल तो फॉर्मूला सीधा याद रहेगा, अगर दे नहीं रखा सीरीज पैरेलल तो फिर आपको खुद को देखना है। अगर पोटेंशियल सेम है और करंट डिफरेंट है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंट है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें इसका पोटेंशियल होगा V1, इसका पोटेंशियल V2, इसका V3 और बैटरी का पोटेंशियल V, तो यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इन तीनों में जो बैटरी का पोटेंशियल है तीनों का पोटेंशियल वही सेम रहेगा और करंट यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कैसे याद रखना है, पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है तो उल्टा करके ऐड करना है वैल्यू को, अगर सीरीज में है तो सीधा ऐड करना है, ठीक है। याद रखना है पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, कांस्टेंट लिख रहा हूं इसलिए मैं, पोटेंशियल सेम रहता है और करंट होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज में अगर आप देखोगे तो सीरीज में पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और करंट सेम रहता है सेम, ठीक है। यहाँ पे भी कांस्टेंट हटा के सेम वर्ड लिख देता हूँ सेम, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, आइडेंटिफाई करने की काम आएगी आपका। अच्छा, क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि आपको पूछा जाएगा पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस या पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, सीरीज में किसी भी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सीरीज में अगर किसी एक के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा जाए तो आप क्या करना है, सारे रेजिस्टेंस को ऐड करो, उससे पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल को डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा, सबका करंट आ गया। अब करंट तो सबके लिए एक है तो उस करंट को अगर R1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो V1 की वैल्यू आ जाएगी, उसी करंट को अगर R2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो V2 की वैल्यू आ जाएगी, उसी करंट को अगर R3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो V3 की वैल्यू आ जाएगी। यानी सीरीज में अगर किसी एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल पूछा जाए तो हमें क्या करना है, उसी रेजिस्टेंस को सर्किट के टोटल करंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर सीरीज में किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल पूछा जाए तो सर्किट के टोटल करंट को उसी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, उसका पोटेंशियल आएगा। सीरीज का हो गया। अब पैरेलल पे आते हैं। पैरेलल में पोटेंशियल पूछा जाए तो जितना बैटरी का पोटेंशियल है सबका उतना ही रहेगा। अगर बैटरी के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं तो बैटरी, अगर पैरेलल में पोटेंशियल पूछा जाए तो जितना एक का होगा उतना ही तीनों का होगा, तो किसी भी एक से निकाल लो। मान लो आपको I1 की वैल्यू पता है, I1 को R1 से मल्टीप्लाई करो, इसका पोटेंशियल आ गया, जितना इसका पोटेंशियल है उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, तो तीनों में सेम रहेगा, ठीक है। किसी भी एक से निकाल लेंगे IR करके, ओम फ्लो से I इंटू R पोटेंशियल होता है, तो किसी भी एक से निकाल लो।
आपको इसका पूछा है, इसकी वैल्यू पता है तो इससे निकाल लो, जितना इसका होगा उतना इसका होगा क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, अगर पैरेलल में करंट पूछा जाए तो सबका करंट अलग अलग है। फिर पैरेलल में करंट कैसे निकालते हैं? आपको बैटरी का पोटेंशियल पता है, बैटरी के पोटेंशियल को अगर R1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो I1 आ जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल को R2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो I2 आ जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल को R3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉरी डिवाइड, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई गलत, ओम्स लॉ से हम सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया है। क्या करते हैं, ओम्स लॉ कहती है V इक्वल टू आई आर, पर अब हम क्या निकाल रहे हैं I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, यानी V को R से डिवाइड करना है, यानी बैटरी के पोटेंशियल को R1 से डिवाइड करोगे तो I1 आएगा, बैटरी के पोटेंशियल को R2 से डिवाइड करोगे तो I2 आएगा, और बैटरी के पोटेंशियल को R3 से डिवाइड करोगे तो I3 आएगा। ठीक है, ये सीरीज पैरेलल में ध्यान रखना है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे एक चीजें और होती हैं, आपको सीरीज पैरेलल में एक चीज पूछी जाती है, जैसे आपको 2-3 रेजिस्टेंस दे दिए और आपको पूछ लिया है इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए हमें, या मैक्सिमम कब होगा। तो याद रहे मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या कंडीशन होगी, अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में कंबाइन करना है। तो क्या लिखना है आपको, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस, फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन, फॉर मिनिमम रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और चीज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब भी आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो इनमें सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है एक R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम और R3 की वैल्यू है 5 ओम। ठीक है, और अगर आप इनको सीरीज में कंबाइन करते हो तो RS की वैल्यू जो है वो R3 से बड़ी आएगी। ठीक है, और अगर इन्हें पैरेलल में कंबाइन करते हो तो RP की वैल्यू R1 से कम आएगी। इनमें सबसे छोटा R1 है, इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट उससे भी छोटा आना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा 5 ओम है तो इनके सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट जो आएगा वो 5 ओम से भी ज्यादा आएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 रेजिस्टेंस का अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशन पूछा जाए, ठीक है, तो हमारे पास 3 रेजिस्टेंस 4 तरह से कंबाइन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन आपका ऐसा बन सकता है कि पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया मैंने। ठीक है, दूसरा आपके पास ये बन सकता है कि आपने एक सीरीज में लिया और उसके साथ बाकी दोनों को ऐसे पैरेलल में जोड़ दिया, 2 हुए कॉम्बिनेशन। और तीसरा कॉम्बिनेशन आपके पास ये होगा कि आपने दोनों को सीरीज में लिया, कि नहीं 2 को, और उसके साथ तीसरे को आपने पैरेलल में जोड़ दिया, 3 कॉम्बिनेशन। और चौथा और लास्ट कॉम्बिनेशन आपके पास ये बनेगा कि आपने तीनों के तीनों रेजिस्टेंस को ऐसे सीरीज में पैरेलल में ही जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे तो ये कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके पास। अब इस क्वेश्चन आपके पास ऐसे हो सकता है कि मान लो आपको दे दिया कि टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम कब होगा, कि 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम कब होगा। तो आप कंबाइन करके देखोगे, चारों तरह से कंबाइन करके देखोगे, जिसमें जिस सर्किट में 10 ओम होगा वो आपका कॉम्बिनेशन लेना है आपको। जैसे 2 + 3 + 5 10 ओम होता है, यानी तीनों को सीरीज में जोड़ूंगा तो 10 ओम आएगा। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी वैल्यू दे सकता है, वो आपको कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए।
ये हो गया आपका रेजिस्टेंस के बारे में, ये हमारा रेजिस्टेंस के बारे में थी डिटेल कि रेजिस्टेंस पे ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो पावर के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पावर वाले क्वेश्चन करेंगे अब हम। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो गया, अब हमारी बारी है कि हम पावर के क्वेश्चन करें, ठीक है। डायरेक्ट मैं बताता हूँ पावर का। एक तो सबसे पहले पावर होता क्या है, पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, या वर्क डन अपॉन टाइम भी लिख देते हो, एक ही बात है पावर, ठीक है। अब पावर आपके पास एक फॉर्मूला पावर का होता है V इंटू आई, दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा फॉर्मूला आप लिखते हो आई स्क्वेयर आर, ठीक है। और चौथा फॉर्मूला लिखते हो आप वी स्क्वेयर अपॉन आर। कहाँ से आए, डेरिवेशन नहीं पूछे जाते तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। पावर के चार फॉर्मूले, ठीक है। बाकी सारी टर्म आपके लिए नॉन है, इसमें नई टर्म जो है वो पावर या एनर्जी है। याद रखना एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, और पावर की एसआई यूनिट होती है वाट, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसमें से आपको ये कैसे पता चलेगा, वो आपको दी हुई टर्म्स पे पता चलेगा। मान लो आपको V दे रखा है, I दे रखा है, आपको पावर पूछी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एनर्जी कंज्यूम दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एनर्जी और वर्क डन सेम चीज है। उसके बाद अगर आपको करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और वैसे ही अगर आपको V दे रखा है और R दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और यूनिट है आपके पास वाट। वाट क्या होता है, वाट कैसे निकालेंगे, जैसे ये सिंपल फॉर्मूला उठा दिया मैंने, पावर का फॉर्मूला था W अपॉन टी या एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से पावर की यूनिट है वाट, W से लिखते हैं, और एनर्जी की यूनिट है जूल, और टाइम की यूनिट SI यूनिट सेकेंड। तो वाट इज इक्वल टू होता है जूल अपॉन सेकेंड, जूल पर सेकेंड। पावर को डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो ये हो गया। अगर यहां से जूल निकालना चाहो तो जूल इज इक्वल टू होता है वाट सेकेंड, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट सेकेंड होता है। ये हो गया यूनिट। बट जब हमें क्वेश्चन गिवन होता है, तो क्वेश्चन जब हमें गिवन होता है तो हमें टाइम इन जनरल या तो आवर्स में गिवन होता है, टाइम आपको गिवन होगा आवर्स में, ठीक है। या पावर आपको गिवन होती है तो वो या तो वाट में होती है या किलोवाट में होती है, ठीक है। तो पावर की जो यूनिट होती है आपके पास, पावर की यूनिट यहाँ पे मेन जो होती है SI यूनिट वाट ही होती है, पर किलोवाट में भी यूज होती है, ठीक है। और टाइम की यूनिट आवर्स में, इन जनरल टाइम आवर्स में दिया होता है, पर टाइम की SI यूनिट आपको पता है सेकंड होती है, तो कन्वर्जन जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हमें अगर सेकंड में दे रखा है तो या तो आप वाट सेकंड में बदलो कि पावर को वाट में निकालना, तो एनर्जी जूल में और टाइम सेकंड में लेना है, तभी वाट आएगा। ऐसा नहीं है आपको एनर्जी जूल में दे रखी है और टाइम आपको घंटों में दे रखा है तो आप नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन करते टाइम SI यूनिट में बदलना है। सभी न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं कि सारी फिजिकल क्वांटिटीज को SI यूनिट में बदलते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो SI यूनिट के बिना होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक यहाँ पे ये फॉर्मूला दे देता हूँ कि जनरली एनर्जी कंज्यूम के क्वेश्चन जो आते हैं वो SI यूनिट में ना होगी, कमर्शियल यूनिट में आते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है पावर का एनर्जी अपॉन टाइम। अगर यहाँ से एनर्जी कंज्यूम निकालूं तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाती है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। अब पावर की यूनिट है आपके पास वाट और इसकी यूनिट है सेकंड, तो वाट सेकंड इज इक्वल टू जूल आ गया, ये तो SI यूनिट हो गई, ठीक है। लेकिन एक और यूनिट है एनर्जी कंज्यूम की, कमर्शियल यूनिट, ये है SI यूनिट। एक कमर्शियल यूनिट होती है KWH, ठीक है। ये है कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी में जिसमें मेजर करते हैं, घरों में जो मीटर लगा होता है वहां पे जो यूनिट आती है वो KWH में होती है। ये 1 KWH को 1 यूनिट बोलते हैं, इन शॉर्ट 1 यूनिट,
ठीक है। और एनर्जी, जब भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का क्वेश्चन आता है तो वो यूनिट आपको kWh में निकालनी होती है। अब kWh है क्या, कोई बड़ी यूनिट है? यानी 1 kWh है क्या? 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट और 1 आर का मतलब 3600 सेकेंड। ठीक है, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को जूल बोलते हैं, तो 1 kWh इज इक्वल टू हो जाता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये रिलेशन है। ठीक है, 1 kWh होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये है कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको करना है, अगर एनर्जी का रेट दे रहे, इन जनरल क्या होता है, रेट दिया होता है, रेट अगर kWh या यूनिट के हिसाब से दिया हुआ है तो आपको एनर्जी को kWh में निकालना है। kWh में निकालने के बाद, एनर्जी को kWh में निकालने के बाद आपको रेट से मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट तब आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास याद रखना है कमर्शियल यूनिट के साथ रिलेशन। ठीक, अब इसके अलावा एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है आपके पास एनर्जी कंज्यूम का? यहाँ पे देखो, आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम है, लेकिन पावर का फॉर्मूला वी आई, अगर यहाँ पे वी आई लिख दूं तो एनर्जी का फॉर्मूला वी आई टी हो जाएगा। या फिर मैं इस पावर की जगह पे अगर वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दूं तो पावर एनर्जी का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी हो जाएगा। या फिर आपके पास आई स्क्वायर आर भी तो लिख सकते हो। तो ये तीनों आपके पास एनर्जी के फॉर्मूले हैं, प्लस में आपके पास जनरल फॉर्मूला पावर इनटू टाइम तो है ही। तो एनर्जी के भी, क्योंकि पावर के हम 4 फॉर्मूले यूज करते हैं, तो उनके बेस पे एनर्जी के भी आपके 4 फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज यूज करनी है। एसआई यूनिट जूल होती है, या तो kWh का कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास, किलोवाट आवर में एनर्जी दे रखी होगी, अदरवाइज जूल में तो सिंपल है, तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। ये एनर्जी का हो गया। तो हमारे पास अगर फॉर्मूले ही लिख रहे थे तो हम एक फॉर्मूला हमारे पास पावर का बनता है एनर्जी अपॉन टाइम, या फिर वी आई, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर आई स्क्वायर आर। सेम हमने यहीं से एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, तो एनर्जी का फॉर्मूला भी पावर इनटू टाइम, या वी आई टी, या फिर आपके पास आई स्क्वायर आर टी, या वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे। कई बार हमारे पास क्या होता है कि पावर रेटिंग के क्वेश्चंस आते हैं। पावर रेटिंग के क्वेश्चन करो यहाँ पे, तो क्या आता है वो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। इन्होंने जैसे क्वेश्चन में दे दिया एन इलेक्ट्रिक हीटर, क्वेश्चन है ये एग्जांपल में लेके, एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, रेटिंग दे रखी है, रेटेड 1000 वाट एट 250 वोल्ट, ये रेटिंग दे रखी है, इज यूज्ड इन मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, ठीक है, करंट इन द सर्किट या पासिंग थ्रू द हीटर, एक बात है, एंड एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। पहले तो हमें यहाँ पे जो पूछा क्या है, रेजिस्टेंस पूछा है, पावर, यहाँ पे ये रेटिंग में क्या दे रखा है, वाट, यूनिट देखनी है आपको। यहाँ पे कहीं नहीं लिख रहा पावर क्या है, वोल्टेज क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, वाट लिख रहा है। तो इसका मतलब जो हमें गिवन है
वो पावर है, पावर इज 1000 वाट, ठीक है। पर यहाँ पे दो वोल्टेज हैं, एक ये भी वोल्ट में और एक ये भी वोल्ट में, तो दो वोल्टेज, ठीक है। एक वोल्टेज होता है रेटेड वोल्टेज जो रेटिंग में दे रखा है, और एक वोल्टेज होगा सप्लाई वोल्टेज जो हमारी सर्किट का है जिसमें आपने यूज किया है। मतलब एक आपने मार्केट से हीटर खरीद के लाए, उस हीटर पे ये रेटिंग लिखी